नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 4 साल का लोन, 8 साल की लंबी लड़ाई, लेकिन फिर भी नहीं टूटा गाड़ी मालिक का हौसला। जी हां दोस्तों, गाड़ी मालिक है संजय शर्मा, जो कि शिमला के रहने वाले हैं। उनका ट्रक नंबर HP 62A1475 अशोक लीलैंड है, 12 चक्की गाड़ी। इन्होंने एक ट्रक खरीदा था 2012 में, हिंदुजा से फाइनेंस किया था। 4 साल का फाइनेंस करवाया था। अंबुजा फैक्ट्री में इनकी गाड़ी लगी हुई थी। सोलन में EMI जाती थी 58,000 रुपए, जो कि खत्म होने वाली थी। घटना इनके साथ हुई 2016 में। जी हाँ, अप्रैल 2016 में इनके साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद सब कुछ इधर का उधर हो गया, तितर बितर हो गया। ये परेशान है, भावुक हो रहे हैं। दरअसल हादसा ये था कि इनकी गाड़ी जब लोड लेकर जा रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर साइड से एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर जो कि अंग्रेज कुमार है, उनको भी चोट आई। एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक्सीडेंट जो हुआ सो हुआ, उसके बाद गाड़ी को टो करके ले जा रहे थे। उस समय जो हादसा हुआ उसने इनकी कमर तोड़ दी। हालांकि हौसला नहीं तोड़ पाया। जी हाँ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी घटना जानिए। फिर आते हैं कि किस तरह इन्होंने केस लड़ा। इधर से उधर गए, जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से इन्हें मना कर दिया। बड़े हौसले के साथ पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं कि इन्हें क्लेम मिल जाए, क्लेम के पैसे मिल जाए ताकि अपना ट्रक बनवा सके। काफी हौसला दिखाया। पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल फोरम ऊना में गए, फिर उसके बाद HP स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन शिमला में गए, लेकिन दोनों जगह से इनको मायूसी मिली। अब हौसला इनका पस्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 8 साल इन्होंने बहुत हौसला दिखाया और अभी भी कहीं न कहीं ये इस फिराक में है कि अपनी हक की लड़ाई लड़े। दरअसल 14/4/2016 को धरला घाट से रोपड़ की तरफ जाते हुए घटना हो गई। इंसिडेंट की जो जगह है वो नमहोल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। 14 तारीख को एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी वहीं खड़ी थी, 2-1 दिन गाड़ी खड़ी रही। गाड़ी मालिक ने इधर से उधर कोशिश की कि गाड़ी उठाकर कहीं ले जाकर एजेंसी में ठीक करवाएं। हालांकि जो कि हादसे में नुकसान हुआ गाड़ी का, इन्होंने सोचा कि मैं क्लेम नहीं लूंगा। हाँ, ये बड़ी बात है कि यहाँ पर इन्होंने ये सोच लिया कि मैं क्लेम नहीं लूंगा, अपने आप करवा लूंगा जो 30-40 हजार रुपए है। क्या जरूरी है अपना क्लेम बोनस खत्म करना, और उस पे असर भी आएगा। लास्ट ही तो किस्त है, भर दूंगा। लास्ट किस्त रह गई थी 70,000 की, गाड़ी फ्री होने वाली थी, क्यों बोझ लें, ये सब सोचा इन्होंने। यही सोचकर इन्होंने रिकवरी वैन या क्रेन बुलाई, जिससे गाड़ी गई। गाड़ी आगे चली, 1-1.5 किलोमीटर ही चली थी, गाड़ी ने आग पकड़ ली। हादसे के बाद बड़ा हादसा हो गया, और ये हादसा ऐसा था जिसके बाद इनकी आंखों में आंसू थे, इन्होंने खुद बताया। और क्या क्या हुआ बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर, शर्तें लागू। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ 2 ही दिन के अंतर पर बड़ी घटनाएं हो गई, और उसके बाद हिम्मत इन्होंने नहीं हारी। इन्होंने सोचा कि चलिए क्लेम ले लेते हैं। सर्वेयर बुलाया गया। 17 अप्रैल को गाड़ी में आग लगी थी। इन्होंने बताया कि गाड़ी को जब क्रेन से ले जा रहे थे तो पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, गियर लीवर में, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो गई और धक्का देकर आगे क्रेन में जा टकराई। उसके बाद टायर से आग भी लग गई। आग लगने के बाद इनकी गाड़ी पूरी तरह से जल गई और आगे क्रेन में भी उसका नुकसान हुआ। जी, बड़ा हादसा इनके साथ हो गया। उसके बाद इनकी आंखें नम हो गई, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जहां पहले ये क्लेम नहीं लेना चाहते थे, आखिरकार मजबूरन, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा बता दिया गया, तो इन्होंने क्लेम लिया। जी हाँ दोस्तों, एजेंसी में यानी ऑथराइज सर्विस स्टेशन में रिपेयर लॉस 28,07,782 रुपए बताया गया। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जो बताई गई वो 13,50,535 रुपए बताई गई। और सर्वेयर ने जो वैल्यू लगाई थी डैमेज की, वो 5,79,530 रुपए बताई गई थी। जब सर्वे कंडक्ट हुआ तो ये वैल्यू बताई गई। अब इसके बाद इन्होंने आगे कदम उठाना चाहा और ये पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट रेड्रेसल फोरम। जी हाँ, वहां पर इन्होंने शिकायत दर्ज कर दी, क्योंकि क्लेम नहीं मिल रहा था। जितनी वैल्यू बन रही थी उतना क्लेम नहीं दिया जा रहा था। अब ये क्या करते, इनके जेब में पैसे इतने थे नहीं। 27/7/2016 को केस शुरू होता है और 26/11/2021 तक चलता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बाकायदा डेट्स लिखी हैं। किसके विरुद्ध हुआ? श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध ये केस लड़ा गया। काफी दिनों तक ये केस चला गया। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या दांव पेच हुए, चलिए आपको बताते हैं। पहले तो हमने आपको रकम बता दी, क्या क्या बताया गया, और ये वो वैल्यू बताई गई थी
लाख, जो कि इंश्योरर की तरफ से बताई गई थी, सर्वेयर की तरफ से। इन्हें जो रिपोर्ट एजेंसी की तरफ से मिली थी वो 28 लाख के करीब मिली थी। इस बात को लेकर मेंटली हरासमेंट ये वो सबको जोड़कर इन्होंने पैसे मांगे थे, पर इन्हें मिले नहीं। केस चलता है, लंबा केस चलता है, कोर्ट में वही दांव पेच जैसे चलते हैं वो चले। आखिरकार क्या नतीजा आया, चलिए आपको बताते हैं। कोर्ट ने क्या कहा वो भी बताते हैं। जी हाँ, अब आइए कि क्या क्या बताया गया इन्हें फैसले। देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 में इन्हें बताया गया कि जो प्रूफ ऑफ एविडेविट था कंप्लेनेंट की तरफ से, वो 17/4/2016 का एक्सीडेंट बताता है, रात 11:10 का। ठीक है, पूरी घटना बताई हुई है कि कैसे वो उस टाइम गाड़ी ले जा रहे थे, 17 तारीख को इनकी गाड़ी जल गई। उधर दूसरी तरफ ऑपोजिट पार्टी ने भी अपना एफिडेविट दर्ज कर रखा था। इसमें नाम लिखा है निखिल गुप्ता, एनेक्सर R1 का हवाला दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14/4/2016 को जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ड्राइवर को चोट भी आई थी, ये बताया गया बाद में, वो इन्होंने छुपा लिया था। उसका जिक्र इन्होंने कहीं नहीं किया। ये ऑपोजिट पार्टी यानी इंश्योरेंस वालों का क्लेम है। और उन्होंने 14 तारीख की घटना को, 14 अप्रैल 2016 की घटना को मेजर एक्सीडेंट लिखा है और 14/4/2016 को पुलिस स्टेशन बरमाना में इसकी FIR भी लिखी गई थी, फिर भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। बस इस बात को ही उन्होंने मुद्दा बना करके पेश किया कोर्ट में। कोर्ट में जब पेश किया, कोर्ट ने इस बात को माना क्योंकि इनकी तरफ से दलील और एफिडेविट जो दिए गए थे वो कमजोर पड़े। 14 तारीख की घटना को आधार बना लिया गया कि इन्होंने ये छुपाया। इसके बाद जो पीठ बैठी, जिस बेंच ने इसकी सुनवाई की, उन्होंने भी लिखा कि संजय शर्मा के खिलाफ सच छुपाने के काफी सारे फैक्ट हैं, जो कि ऑपोजिट पार्टी ने ये साबित कर दिया। उन्होंने एक केस का हवाला दिया, इसमें कौस्तुभ गजानन दीक्षित वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अनदर 1/2018, इसका हवाला देकर ये जजमेंट दिया गया। मिस रिप्रेजेंटेशन और झूठी बातों को लेकर के इस बात को खारिज कर दिया गया, यानी कि संजय शर्मा की बात को नहीं माना गया, उनकी दलील खारिज कर दी गई, यानी कि इंश्योरेंस पार्टी की जीत हुई और इनको किसी भी तरह के फायदे से वंचित कर दिया गया। 26 नवंबर 2021 को ये फैसला आया। उसके बाद काफी हद तक ये टूट गए, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा, फिर ये आगे बढ़े। जी हाँ, इन्होंने फिर HP स्टेट कंज्यूमर रेड्रेसल फोरम में अपील डाली। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2022 को इनका केस प्रेजेंट होता है HP स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम में और ये लगभग 2-2.5 साल चलता है। और इसके बाद अभी हाल ही में 23 सितंबर को ऑर्डर रिजर्व रखा गया, फिर 27 सितंबर को फैसला सुना दिया गया। वहां पर भी फैसला इनके खिलाफ आया। जी हाँ, वहां पर भी यही सारी दलीलें इसमें लिखी गई हैं, उसी केस को लेकर के सारी बातें वही लिखी गई हैं कि किस तरह से इन्होंने 14/4/2016 वाली बात को छुपाया, 17/4/2016 वाली बात को बताया, उसी तरह के क्लेम मांगे, उतनी अमाउंट के क्लेम मांगे। इसमें जो बातें लिखी थी, 4 नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि नो रिजॉइंडर वॉज फिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी इनकी तरफ से कोई रिजॉइंडर नहीं दिया गया था। द पार्टीज लेड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लीडिंग्स, अपने इस प्लीडिंग के दौरान यानी कार्रवाई के दौरान पार्टीज ने अपने अपने जो भी सपोर्ट करते एविडेंस थे वो दिए। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि इन सभी पार्टीज की बातें सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने डिसमिस कर दिया है इस कंप्लेंट को, यानी कि संजय शर्मा की कंप्लेंट को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की बात थी उसी को इन्होंने होल्ड रखा, उसी को माना और इनको यहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली और आखिरकार फैसला इन्हीं के खिलाफ सुनाया गया। अब देख सकते हैं पॉइंट नंबर 21 में लिखा है कंसिक्वेंटली अपील ऑफ द अपेलेंट कंप्लेनेंट फेल्स एंड सेम इज हियरबाय डिसमिस्ड एंड इम्पग्नेंट ऑर्डर रिमेन्स अपहेल्ड, यानी उसी ऑर्डर को माना गया, उसी को बरकरार रखा गया और इनको फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ा और ऑपोजिट पार्टी को जीत मिली, यानी कि इन्हें कोई भी राहत यहाँ से भी नहीं मिली, कोई क्लेम नहीं मिला। उसके बाद टूटते हुए इन्होंने ये वीडियो बनाई। 2012 में मैंने एक ट्रक लिया था, जिसमें 2016 में लास्ट किस्त जब गाड़ी का 70,000 मात्र बचा था, उसमें आग लग गई थी। 12 चक्की गाड़ी थी, 2012 में ली थी। जब लास्ट किस्त बची थी तब आग लगी थी। आग लगने से पहले 4 दिन पहले वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसी दिन उसकी पिछली इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। मैंने जैसा हमेशा करते ही थे, जब इंश्योरेंस खत्म होने वाली थी उससे पहले ही मैंने एजेंट को पैसे दे दिए थे अगली इंश्योरेंस के लिए, दुर्घटना होने से पहले ही दे दिए थे पैसे और उसने इंश्योरेंस मुझे 1 दिन पहले ही काट के दे दी थी। पिछली पॉलिसी का लास्ट दिन था, इसलिए मैंने क्लेम लेने की 30-40 हज़ार रुपये का काम था गाड़ी में। मैं क्या फ्री होने वाली है, खुद करा लेंगे काम, ऐसे भी 50-60 हज़ार लाख रुपए तक और लोग भी शायद इतने तक
क्लेम नहीं लेते। मैंने भी यही सोचा, मैं 30-40 हजार रुपए लगने हैं, खुद काम करा लूंगा। ड्राइवर साइड से बस से 7 बजी थी, ड्राइवर साइड से गाड़ी को क्रेन से ले जाते वक्त 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद गाड़ी में आग लग गई थी। गाड़ी पूरी तरह से टोटल लॉस हो गई। जैसे ही क्रेन में ले जा रहे थे, कहीं टायर नीचे जमीन में टच हो गया और गियर लीवर वो फ्री होने की वजह से वो कहीं झटके में गियर पड़ गया गाड़ी में, तो पर वो जल गई। तो तब तो क्लेम करना ही पड़ना था। सर्वेयर ने वो क्या बोलूँ, इनको पैसे पूसे नहीं मिले शायद, तब इन्होंने मेरे ऊपर बात पा दी कि जी इन्होंने एक्सीडेंट की बात छुपाई। लोअर कोर्ट में जो मेरा वकील था शायद वो भी बिक गया, जो उसने इनके इसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। नहीं अच्छा, मैंने जो पिछली पॉलिसी दी थी इन्होंने एनसीबी 0 करके दिया था मुझे। इन्होंने बोला आपकी पिछली इंश्योरेंस फेक थी। कोर्ट में ये बात बताई गई मुझे नहीं पता था इससे पहले कि इंश्योरेंस पिछली मेरी फेक थी। लेकिन जब मैंने इनसे इंश्योरेंस कराई तो हमेशा एनसीबी जो था वो 60%, 55% ऐसे दिया जाता था हमेशा। इस बार मुझे एनसीबी 0 करके दिया था। तो इन इंश्योरेंस वालों ने खुद चेक कर लिया था कि ये पिछली इंश्योरेंस है नहीं है, जो भी है। एनसीबी 0 के मतलब यही होता है भी गाड़ी क्लेम लिया हो या फिर बजी हो, 90 दिन से ज्यादा इंश्योरेंस टूटी हो, तभी एनसीबी 0 किया जाता है। लेकिन मेरा वकील उस चीज को कोर्ट में उसने बोला भी नहीं, उसने आर्गूमेंट में ये बात लिखी भी नहीं, और उसी बिहाफ पे मुझे लोअर कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में बिलासपुर में हरा दिया गया। स्टेट लेवल कंज्यूमर फोरम में केस किया, वहाँ पे भी जज ने यही रिजॉइंडर जब दोबारा देने की कोशिश की, जज ने एक्सेप्ट ही नहीं की रिजॉइंडर। अब वकील, अब अगर हम लोगों को कानून आता तो हमने वकील क्यों करने थे, और तब तो हम खुद ही नहीं केस लड़ते। अगर हम लोग फिर वकीलों की क्या जरूरत थी। वकील ने नहीं दिया जवाब तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर लिखित रूप में उसने जवाब नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो ईमानदारी से अपनी गाड़ी को पूरे 4 साल में, 4 साल का केस था, 4 के 4 साल में गाड़ी फ्री की। कोई कर्जदारी नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे ऊपर, पूरी ईमानदारी से कर रहा था। सिर्फ एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी 40-50 हजार रुपये का, चलो लाख भी मान ले, वैसे था नहीं। 30-40 हजार रुपये बॉडी वाले ने मेरे को वहाँ गाड़ी आके देख दिया था। बॉडी वाले ने मेरे को 30-40 हजार रुपये का खर्चा बताया था। तो उतना काट लेते, जो भी था, जितना भी काटना था काट लेते, कुछ भी काट लेते। गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी हुई थी, 13.5 लाख वैल्यू थी गाड़ी की, ट्राले की। अगर इतनी छोटी छोटी गलतियों की, और मैं एक्सीडेंट की बात छुपाने की कोई बात नहीं थी। उस दिन जिस दिन गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, ड्राइवर के स्टीयरिंग पेट में गया था, और मैं 2 दिन तक पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर में, फिर वहाँ पे उसको उल्टियाँ जो भी खा रहा था वो पेट से निकल रहा था, तो मैंने वहाँ से उसको रेफ़र करवाया, ज़बरदस्ती करवा के किया, और फिर IGMC शिमला में रेफ़र करवाया, बड़े हॉस्पिटल में। फिर वहाँ उसका ऑपरेशन करवाया। उसके पेट, गॉल ब्लैडर जो था वो फट गया था, तो मैं वहाँ पे रहा 2 दिन, और इस चक्कर में, उसके ऑपरेशन के चक्कर में 2-3 दिन मेरे वहाँ बर्बाद हुए। इसलिए मैं इंश्योरेंस वालों को, दिमाग से इतना बड़ा हादसा, दिमाग से एक्सीडेंट होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, और मैंने नहीं बताया, शायद मैं क्या बोले अब, और उस बेस पे इन्होंने मुझे हरा दिया। 9 साल से मैं उम्मीद लगा कर बैठा था मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैंने देखा ये कानून आम आदमी के लिए नहीं है। ये मोटे मोटे जो लोग हैं, जब इन्होंने इंश्योरेंस काटी, मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि इनकी जिम्मेवारी बनती थी? गाड़ी की फ़ोटोज़ वगैरह करना मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इनकी बनती है, इंश्योरेंस वालों की? लेकिन जज ने इनसे ना सवाल करके मेरे से ही सवाल कराया, मुझसे ही पूछा गया। क्यों? क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ और ये लोग बड़े बड़े लोग हैं। अगर मेरी कोई मदद कर सकता है, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती, मेरा पैसा दिला दो, मेरा पैसा दिला दो। और ये जो बातें कह रहे हैं, इनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। ये 8 साल से लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक उम्मीद थी, यहाँ से भी टूट गई। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, साहस इन्होंने बहुत दिखाया। शायद इनको किसी विशेषज्ञ की जरूरत है, किसी सही वकील की जरूरत है। अपने पॉइंट्स को ये सही से रख पाते तो शायद इनके हक में फैसला हो सकता है, लेकिन इन्हें किसी विशेषज्ञ को तलाशना होगा। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस लेते हैं वो भी एक बात का ख्याल रखें। इन सभी घटनाओं में एक बात और थी
कि हम इंश्योरेंस को लेकर ढील डाल देते हैं। दरअसल 14 तारीख को जब इनके साथ ये घटना हुई, 14 अप्रैल 2016 को, तो इनका जो पिछला इंश्योरेंस था जो इन्होंने दूसरी कंपनी से ले रखा था वो खत्म था, 14 तारीख को एक्सपायर होने वाला था और 15 को इनका इंश्योरेंस ये चालू हुआ, श्रीराम वाला। जी हाँ, उसमें कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिल गया, दूसरी पार्टी को। क्यों? क्योंकि टाइमली अगर ये करवाते तो उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि 14 वाली बात को इन्होंने क्यों छुपाया। 14 को जो हादसा हुआ इसको बड़ी बात मानते हुए, मिस रिप्रेजेंटेशन मानते हुए इनकी कोई बात नहीं सुनी गई और इनकी अपील खारिज कर दी गई। इसलिए जब भी इंश्योरेंस ले ध्यान दें, एजेंट क्या कर रहा है क्या नहीं, अपने बल पर ध्यान दें, अपने विशेषज्ञों से सलाह लें, पढ़ाएं कि हाँ ये इंश्योरेंस वाला ठीक है कि नहीं, जानकारी लें कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि जो पहले वाली इंश्योरेंस थी उसे फर्जी बता दिया गया था दूसरी पार्टी के द्वारा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।